डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, विषय हिंदी। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धि त्रिवेदी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे MHD 14 प्रेमचंद के व्यक्तित्व और कृतित्व पे। ब्लॉक नंबर 1, प्रेमचंद व्यक्तित्व एवं कृतित्व के अंतर्गत इकाई 1 प्रेमचंद का व्यक्तित्व एवं जीवन दृष्टि, इकाई 2 प्रेमचंद का साहित्य, इकाई 3 प्रेमचंद की साहित्यिक मान्यताएं, इकाई 4 प्रेमचंद के उपन्यास और हिंदी आलोचना। सबसे प्रथम हम जिस विषय की पढ़ाई करेंगे वो है प्रेमचंद का व्यक्तित्व एवं जीवन दृष्टि। प्रेमचंद के व्यक्तित्व और जीवन दृष्टि के अंतर्गत भी प्रेमचंद के व्यक्तित्व के कुछ अलग अलग भाग हैं, जिसमें एक पारिवारिक और सामाजिक परिवेश, सेकंड उर्दू में लेखन का आरंभ, व्यक्तित्व का निर्माण, आगे है उर्दू से हिंदी में आगमन, प्रेस और निजी प्रकाशन। जब बात प्रेमचंद की निकली है, हम हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार की बात कर रहे हैं, तब हमें प्रेमचंद जी के साहित्य को पढ़ने से पहले उनके व्यक्तित्व और जीवन दृष्टि पर एक नज़र अवश्य कर लेनी चाहिए, क्योंकि उनका व्यक्तित्व और उनका जीवन दृष्टि कोण ही उनकी समग्र साहित्य रचना में दृष्टिपात हुआ है। हाँ, हम यहाँ ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी ने अपने जीवन के दरमियान जो चीज़ें खुद भोगी हुई है, जो पीड़ा खुद आत्मसात उन्होंने की है, जो पीड़ा खुद उन्होंने भुगती है, वही सारी बातें उन्होंने अपने साहित्य में उड़ेल दी हैं। प्रेमचंद के व्यक्तित्व के विषय में परिचय करें तो सबसे पहले प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 वाराणसी के नज़दीक में कुछ 4 मील कोस दूरी पे लम्ही नामक गांव है, वहाँ से हुआ था। प्रेमचंद जी कोई बहुत बड़े धनी के घर में पुत्र रूप में नहीं आए थे, लेकिन बहुत ही, हम कहे मध्य वर्ग भी नहीं कह सकते हैं, गरीब कुटुंब में पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ था। सबसे कठिन बात ये थी, या कहे कि दुखद बात, तो प्रेमचंद जी सिर्फ 8 साल की आयु के थे तब उनकी माता का निधन हो गया था और उनके पिताजी ने दूसरी शादी की थी। इसलिए प्रेमचंद जी को जो मातृ प्रेम मिलना चाहिए वह तो ना मिल सका माता के निधन के कारणवश, लेकिन सौतेली माँ आने से जो पिताजी से प्रेम मिलना चाहिए उसमें भी बहुत सारी कमियां आ गई। प्रेमचंद जी के पिता अजाब राय एक डाक खाने में नौकर थे, और हम उस जमाने की बात करें 1880 के साल की, तो तब उनकी तनख्वाह मात्र 10 रुपये थी, लेकिन उस समय वह तनख्वाह इतने परिवार सदस्यों के लिए काफ़ी थी। प्रेमचंद जी के पिता का निधन तकरीबन 17 साल के प्रेमचंद थे तब हो गया था, और तब उनकी तनख्वाह 40 रुपये थी, लेकिन पिताजी का अचानक निधन हो जाने के कारण घर का पूरा खर्चा प्रेमचंद जी के सर पे आ गिरा था। अब प्रेमचंद जी जब बालक थे तब वो भी
आम किसानों के बच्चे की तरह ही अपना जीवन व्यतीत करते थे, जैसे खेतों में घूमना, खेतों से आम तोड़ के खाना, झूला झूलना। बिल्कुल निर्दोष बालक और आम बच्चों की तरह ही उनका जीवन रहा। लेकिन 15 साल की उम्र में प्रेमचंद जी के पिता ने उनका विवाह जबरदस्ती कर दिया। जबरदस्ती इसीलिए क्योंकि प्रेमचंद का जिससे विवाह हुआ था वो लड़की प्रेमचंद जी से उम्र में काफ़ी बड़ी थी और बदसूरत थी। तो प्रेमचंद जी ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन उसकी बात कुछ आगे बनी नहीं। और प्रेमचंद जी एक जगह पे लिखते भी हैं कि जिस तरह मेरे पिता ने दूसरी शादी करके अपना सत्यानाश निकाल दिया, उसी तरह उन्होंने मुझे भी इसमें झोंक दिया। कुछ समय उपरांत 17 साल की आयु होते ही प्रेमचंद के पिता का स्वर्गवास हो गया और प्रेमचंद अपने पूरे परिवार का ફરીથી કરવું પડશે. જેટલું થોડું બોલેલા ને ત્યારે કન્ટિન્યુ કરજો. और प्रेमचंद जी पूरे परिवार का खर्चा खुद चलाने लगे। कैसे? तो उनको एक स्कूल में, मिशनरी स्कूल था, वहाँ अध्यापक के रूप में जॉब मिल गई थी, नौकरी उन्होंने करनी शुरू कर दी थी। तब नौकरी करते करते उन्होंने मैट्रिक पास किया। अब देखिए, बहुत ही कष्टपूर्ण जीवन रहा है प्रेमचंद जी का, और नौकरी करते करते उन्होंने अवश्य ही ये 10वीं तो पास कर ली, लेकिन वह अपने मित्र जैनेन्द्र जी को बताते हैं कि पूरे जीवन का सार मेरा ये रहा है कि मैं ईश्वर को मानना चाहता हूँ, फिर भी नहीं मान सकता हूँ। वो कहते हैं मैं अवश्य आस्थावादी हूँ, लेकिन आस्थावादी बन नहीं सकता हूँ। मेरा ईश्वर मुझे सिर्फ कष्ट देता रहा है, लेकिन फिर भी वो एक सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ते गए। ऐसी अवस्था में उन्होंने एक नौकरी छूटने के बाद दूसरी एक जो स्टूल होता है, हम ये कह सकते हैं कि छोटी सी दुकान बुक्स की, वहाँ पे बैठ के नौकरी शुरू कर दी, बुक्स सारी पुस्तकें बेचने की। तो वहाँ बहुत सारी पुस्तकों के बीच में वो थे, तो उन्होंने वो पढ़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने खुद की पुस्तकें बेच के भी अपना घर चलाया है। और इसी तरह धीरे धीरे वह नौकरी करते रहे और पढ़ाई करते रहे, नौकरी करते रहे, पढ़ाई करते रहे, और उन्होंने बीए पास किया। इस दौरान बात ये हुई कि पारिवारिक झगड़ों के कारण उनकी पत्नी जो थी प्रथम, वो उन्हें छोड़ के जा चुकी थी, और कहा जाता है कि विवाह विच्छेद के बाद भी वो काफ़ी समय तक उन्हें खर्चा भेजते रहे। उसके बाद प्रेमचंद के जीवन में उन्होंने सोचा कि अब मैं दूसरी शादी अवश्य करूँगा, लेकिन एक विधवा नारी से। विधवा से क्यों? क्योंकि जब उन्होंने मिशनरी स्कूल में नौकरी की थी, तब से ही अगर पारिवारिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए या उनके व्यक्तित्व का निर्माण की बात की जाए, तो वह एक क्रांतिकारी विचार के रूप में आगे बढ़े हैं।
वो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी विचारक थे। उन्होंने उस स्कूल में गोरों की पिटाई भी कर दी थी भारतीय को खराब कहने पर। आगे उस समय जब प्रेमचंद मात्र 17 या 20 साल के नौजवान युवक थे, तब की अगर बात की जाए तो तब समाज की स्थिति यूं थी कि बाल विवाह, जाति प्रथा, फिर अनमेल विवाह, ये सारी चीज़ अपने चरम सीमा पर थी। तो इस बात का भी प्रेमचंद ने बहुत बड़ा विरोध किया है। और हम देखते हैं, अगर आप पढ़ के आए हैं ठाकुर का कुआं, बीए में आती है ये, अब पता नहीं सिलेबस चेंज हुआ है तो शायद आती है कि नहीं। हमने जब पढ़ी थी तब हमारे समय में वो आती थी। तो ठाकुर का कुआं सबसे बड़े जातिवाद पर उन्होंने प्रहार किया हुआ है। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक विधवा नारी से ही शादी करूंगा, और उन्होंने विधवा नारी शिवरानी देवी के साथ विवाह किया। लेकिन शिवरानी देवी उनके लिए बहुत ही लकीली या कहे कि भाग्यशाली साबित हुई। विवाह उपरांत प्रेमचंद जी की बहुत बढ़ोतरी हुई। उन्होंने काफ़ी सारी पुस्तकों का निर्माण किया, प्रकाशन किया, उनको अच्छी जगह पे नौकरी मिल गई और बहुत ही अच्छा जीवन रहा उनका। लेकिन बाद का, पहले तो मात्र संघर्ष ही किया उन्होंने, और यूं कहा जा सकता है कि प्रेमचंद आधे से भी ज्यादा जीवन गांव में ही गुजारा था। शिवरानी देवी के साथ विवाह करने के बाद उनके दाम्पत्य जीवन में भी सुख की फूलझड़ी आ गई थी। प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की जब बात की जा रही है, तब उनके व्यक्तित्व के विषय में अमृत राय जी लिखते हैं कि प्रेमचंद जी अवश्य ही एक साधारण और सरल व्यक्ति रहे हैं, लेकिन उनका साहित्य असाधारण था। भले ही वो सहज है, लेकिन उन्होंने समाज के एक एक नासूर समान रिवाजों को खुल के अपनी लेखनी में लिखा हुआ है। प्रेमचंद जी यथार्थवादी नहीं, लेकिन आदर्शवादी थे। यथार्थ और आदर्श में काफ़ी विषमता है। यथार्थ यानी कि एकदम सटीक, सत्य, और जो आंखों देखा है उसे उसी रूप में लिखना, इसे यथार्थ कहते हैं। और आदर्श, तो आदर्श किसे कहते हैं, इससे पहले मैं एक बात आपको समझाना चाहूँगी कि आपको लगेगा कि अभी तो मैडम ने कहा कि प्रेमचंद ने अपने समय की पीड़ा जो भुगती वही लिखी। हाँ, ये सत्य है, उन्होंने वैसे ही लिखा, सब सच्ची बात भी उन्होंने अपने साहित्य में लिखी है। लेकिन फिर भी प्रेमचंद के समग्र साहित्य संकलन को यथार्थवादी नहीं, लेकिन आदर्शवादी ही कहा जाता है। अगर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछा जाइए कि बताइए प्रेमचंद यथार्थवादी थे या आदर्शवादी, प्रेमचंद का साहित्य यथार्थवादी रहा है या आदर्शवादी, तो आपको ये बात हमेशा अपने दिमाग में बैठा देनी है कि प्रेमचंद केवल और केवल आदर्शवादी ही रहे हैं। भले ही उनकी लेखनी में थोड़ा बहुत यथार्थ दिखता है, लेकिन आदर्शवाद का मतलब है कि जो भी जैसा भी है उसे वैसा ही नहीं, लेकिन एक आदर्श रूप में, यानी कि अच्छे स्वरूप में स्वीकार करना। जैसे कि आपको पता है कि कहीं पे कुछ लांच रिश्वत का मामला चल रहा है, यही रूप में लिखना यथार्थ है। लेकिन लांच रिश्वत का स्वरूप लिखना और साथ में ये मनोकामना भी करना कि ये चीज़ हमेशा के लिए निकल जाए और अब सब अच्छा हो जाए, ये एक आदर्शवाद है। किसी भी चीज़ को अंत में सही स्वरूप में स्वीकारना, ये है आदर्शवाद। इनको आप और आसान तरीके से भी स्वीकार कर सकते हैं। जैसे कि
आपको पता है कि कोई भी नाटक या फिल्म, जब आपने अगर पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ा है तो आप इसको और सरल रूप से जान सकेंगे, लेकिन मैं उसका छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जब फिल्म चल रही है और उसका एंड दुखद है और वहीं दी एंड हो जाता है, तो ये है पाश्चात्य शास्त्र से आई संस्कृति का उद्बोधन। और अगर कोई फिल्म हम देख रहे हैं, पूरी फिल्म में मतलब सब दुख दुख है, रोना धोना है, लेकिन एंड में बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे कि चलो कोई भाई भाई है, सब बिछड़ गए तो सब मिल जाएंगे, और माता पिता भी मिल जाएंगे, और सब खुशी खुशी रहेंगे, मतलब दी एंड बहुत अच्छा हो गया। तो ये बहुत अच्छा हो जाना है भारतीय संस्कृति का उद्बोधन। तो जब एंड दुखद है, जो का त्यों बताया जाता है कि नहीं ये ऐसी घटना हुई और घटना का ये परिणाम आया और अंत दुखद रहा, ये घटना कभी सुधर नहीं पाई, फिर जो चीज़ हो गई उसको वैसे ही एक्सेप्ट करनी पड़ी, तो ये बात आती है यथार्थवाद के अंतर्गत। इसीलिए पाश्चात्य काव्य शास्त्र में काफ़ी सारे साहित्यकार का साहित्य हमें यथार्थवाद से जुड़ा मिलता है। अगर फिल्म अच्छी, लास्ट में सब सही सुखद एंड है, तो ये है आदर्शवादी मूलक। और भारतीय फिल्में, भारतीय नाटक ज़्यादातर भले ही दुखद से शुरू हुआ हो, लेकिन इसका एंड तो सुखद ही होता है, और यही है आदर्शवाद। यानी कि आप ऐसी पगडंडी पे चल रहे हैं जहाँ सत्य भी है और जो दुख है वह भी है, लेकिन आप ऐसी मनोकामना करते हैं कि सब आगे सही हो जाएगा। जैसे कि हम कितने भी दुख में हैं, पर हमारा एक भगवान की तरफ आस्था रहती है कि हे ईश्वर, भले ही अभी मैं इस परिस्थिति से जूझ रहा हूँ, पर मुझे विश्वास है कि तुम सब आगे सही करोगे, तुम सब ठीक करोगे। आपकी एग्ज़ाम चल रही है और आप ईश्वर को प्रार्थना करते हैं कि भगवान कुछ भी हो जाए, मेरा पेपर का अच्छा जाए और मेरा पेपर का रिजल्ट मैं पास ही हो जाऊँ, तो ये आपका आदर्श है। आप आदर्शवादी सोच रखते हैं, लेकिन आपको पता है मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है और इसमें मैं पास नहीं होऊंगा, तो आप ये एक्सेप्ट करते हैं, तभी स्वीकार लेते हैं बिना रिजल्ट आए कि ठीक है ये पेपर अच्छा नहीं गया है, तो इसका परिणाम तो मुझे सही नहीं ही मिलने वाला है। तो ये है यथार्थवादिता, वस्तु को जो का त्यों स्वीकारे ना। तो जब हम आधुनिक साहित्य पढ़ेंगे तब हम इस विषय में काफ़ी डीपली पढ़ाई करेंगे कि ऐसे कौन से साहित्यकार है जो यथार्थवादी मूलक है, कौन है जो आदर्शवादी मूलक है, कौन है जो स्वच्छंदतावादी मूलक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ आपको यहाँ भी बहुत काम में आएगी कि आदर्शवाद किसे कहते हैं और यथार्थवाद किसे कहते हैं। हमेशा साहित्यकार का दो पहलू देखिए कि वो कौन से पहलू से जुड़ा है। जैसे कि छायावादी जो साहित्यकार हैं, उनको जब हम देखते हैं प्रेमचंद युग से पहले, तो वो सारे हमें स्वतंत्रतावादी भी नहीं, स्वच्छंदतावादी लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रेम या वासना या प्रत्येक चीज़ का जो भी दृष्टिकोण दिया है खुल के दिया है, तो वो स्वच्छंदतावादी श्रेणी में आते हैं। अगर आप ये सारे जो वाद आते हैं, आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, यथार्थवाद, अभिव्यक्तिवाद जो क्रोचे का है, ये सारी चीज़ें एक बार वाद आप सब पढ़ लेंगे तो साहित्यकारों के जीवन दृष्टिकोण को समझना बहुत ही सरल हो जाएगा। इसलिए सिर्फ हमें पुस्तक का जो दिया है वही पढ़ के एग्ज़ाम दे के बस निकल जाना है, ऐसी सोच मत रखिए। जो चीज़ पुस्तक में दी है वो तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन उससे संलग्न सहायक किताबें जो आपके ये पुस्तक के अंतर्गत भी परिशिष्ट
उसमें दी हुई है उसको भी एक नज़र देखिए। हो सके तो लाइब्रेरी का भी लाभ लीजिए, उसमें से ये पुस्तकें पढ़िए। प्रेमचंद के व्यक्तित्व जितना मैंने बताया वो तो सही है ही, आगे भी मैं बताऊंगी, लेकिन आपने जो पुस्तक पढ़ी उसमें भी है। आप और भी रिसर्च कर सकते हैं, गूगल के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो प्रेमचंद के व्यक्तित्व के स्वरूप में आपको और कुछ 15 चीज़ें नई नई जानने मिलेगी जो शायद बुक्स में नहीं है। तो ये सारी चीज़ों से आप अपना मटेरियल खुद तैयार कीजिए, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है परीक्षा में सफलता प्राप्त करने की। परीक्षा के विषय में मैं इसीलिए अभी 2-3 लेक्चर से आपको बता रही हूँ, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक आ रही है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बाद उनके जीवन दृष्टिकोण पर जब हम नज़र करते हैं तो हमने ये चीज़ देखी कि उनका जीवन काफ़ी सारे चुनावों का सामना कर रहा था। प्रेमचंद की माता के गुजर जाने के बाद उनकी सौतेली माँ का व्यवहार दिन ब दिन बहुत बदतर से भी बदतर हो रहा था। उनको प्रेमचंद की सिर्फ आय में ही रुचि थी, जिसे आप सैलरी कहते हैं। प्रेमचंद में कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने प्रेमचंद को कभी भी अपना पुत्र स्वीकारा नहीं है। उनका एक छोटा सौतेला भाई भी था, और कहा जाता है कि जब प्रेमचंद जी शिवरानी देवी के साथ विवाह करने गए तो उनकी बारात में सिर्फ उसका छोटा भाई ही आया था। उनकी सौतेली माँ नहीं आई थी, ना ही कोई रिश्तेदार आया था। उनके 2-4 मित्र, उनका छोटा भाई और प्रेमचंद। क्योंकि उस समय में प्रेमचंद एक विधवा नारी से पुनः विवाह करने गए थे, जो कि समाज की दृष्टि में यह कार्य बहुत ही निंदनीय था। लेकिन प्रेमचंद तो पहले से ही, मैंने कहा, क्रांतिकारी विचारों के धनीभूत व्यक्तित्व वाले आदमी रहे हैं। उन्होंने पहले से ही अन्याय के खिलाफ लड़ाई न केवल अपने जीवन में लड़ी, लेकिन अपनी लेखनी में भी उसे उतारा। प्रेमचंद जब छोटे थे तब प्रेमचंद नाम उनका साहित्यिक नाम है, उनका मुख्य नाम रहा है धनपत राय। और प्रेमचंद जी के विषय में मैं आगे बात करूं तो जब वो छोटे थे तभी उनको उर्दू आती थी। उर्दू भाषा में बहुत ही उनको रुचि थी, और मात्र 12-13 साल की उम्र में उन्हें उर्दू के लेखकों की उपन्यास, कहानियाँ पढ़ी और खुद भी लेखनी चलाई। उर्दू में उनका नाम नवाब राय था। उर्दू में से उनका हिंदी में आगमन। उनके बहुत सारे मित्र, हिंदी तो उनकी जो कि मातृभाषा रही है, क्योंकि वो वाराणसी से बिलोंग करते थे, तो ये पूरा जो विस्तार है वो हिंदी भाषी है, आप भली भांति जानते हैं। गुजरात है तो गुजराती है, महाराष्ट्र है तो मराठी है, और प्रेमचंद जी बनारस के इलाके से जुड़े हुए थे। उत्तर भारत के निवासी प्रेमचंद जी का हिंदी प्रेम भी कैसे पीछे छूट सकता था। उन्होंने हिंदी में काफ़ी सारी रचनाएं की हैं, और बस उनकी लेखनी चलती गई और पूरी दुनिया का समग्र सार उसमें अपनी रौनक बिछोता गया। प्रेमचंद जी के समकालीन लेखकों ने भी बहुत अच्छी लेखनी चलाई है, लेकिन पूरे युग को प्रेमचंद युग का नाम दिया गया है, क्योंकि प्रेमचंद समान और प्रेमचंद की जितना कोई भी, मतलब ये कहे कि कोई भी तो क्या, उगता सूरज प्रेमचंद थे। उगते सूर्य ही वह थे। और प्रेमचंद जी की मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 बीमारी के कारण हुई थी। लेकिन प्रेमचंद जी के पूरे व्यक्तित्व निर्माण पर जब दृष्टिपात किया जाता है तो बाल्यकाल के रूप से ही एक ऐसा लड़का जिनको न माँ का प्यार मिला,
न पिता का प्यार मिलता है, फिर भी वह आगे बढ़ता गया। और कई बार ऐसा पाया जाता है कि अगर बाल्यावस्था से ही मातृ प्रेम विहीन जो बालक रह जाता है और उस पर सौतेली माँ का कब्जा, तो ये एक विद्रोह के रूप में सामने आता है। लेकिन प्रेमचंद विद्रोही नहीं थे। हाँ, वह राष्ट्रवादी जरूर रहे हैं, लेकिन वो विद्रोही नहीं रहे हैं। भले ही सबने उनके साथ जो भी व्यवहार किया, लेकिन प्रेमचंद एक मूलक प्रेम स्वरूप आदमी ही रहे हैं। उन्होंने अपनी लेखनी में कहीं भी कटुता का प्रयोग नहीं किया है। प्रेमचंद ने ऐसा भी कभी नहीं सोचा कि पिता डाक खाने में थे तो मैं भी डाक खाने में नौकरी कर लेता हूँ। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को सामना किया, और बचपन से ही जब वो शिक्षक थे तो फिर आगे अध्यापक तो होने ही थे, क्योंकि वो उनको पढ़ाई की जो लगन और पढ़ाई का जो शौक रहा, भले घर की पुस्तकें उन्होंने बेच दी। वह मैंने बताया आपको कि एक दुकान पे जाके नौकरी करते थे और वहाँ पुस्तकों का आदान प्रदान होता था। वहीं बैठे बैठे वो हिंदी उपन्यास पढ़ते गए, उर्दू लेखनी पढ़ते गए, और भी दिन ब दिन उनको इस विषय में रुचि आती गई। इस तरह प्रेमचंद जी ने अपने समग्र जीवन में काफ़ी सारा कष्ट भोगा है, काफ़ी सारी यातनाओं का सामना भी किया है, और यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि ईश्वर के प्रति आस्था रखनी है, फिर भी रख नहीं पाता हूँ। और ये उन्होंने जैनेन्द्र जी से वार्तालाप के अंतर्गत ये सारे संवाद आते हैं। अगर विद्यार्थी मित्रों आपको इकाई 1 प्रेमचंद का व्यक्तित्व एवं जीवन दृष्टि पे प्रश्न पूछे गए तो किस तरह से होंगे, आप कृपया नोट कर लीजिए। प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व पर दृष्टिपात करते हुए उनके कृतित्व का परिचय दीजिए। क्योंकि देखिए, भले ही इकाई 1 में कहीं कृतित्व नहीं है, पर प्रेमचंद व्यक्तित्व एवं जीवन दृष्टि के अंतर्गत तो इकाई 2 में आ गया ना प्रेमचंद का साहित्य। तो हो सकता है कि व्यक्तित्व है तो कृतित्व का भी परिचय पूछे। तो जब व्यक्तित्व पूछ रहे हैं और साथ में कृतित्व भी पूछ रहे हैं, तब आपको ये तय स्पष्ट रूप से करना चाहिए कि ऐसे प्रश्न का हम जवाब कैसे दें। अगर सिर्फ व्यक्तित्व पूछा है, प्रेमचंद के व्यक्तित्व की चर्चा कीजिए, तो मैंने अवश्य आपको ये जो पूरा लेक्चर समझाया, ये पूरी बात आप लिख सकते हैं। लेकिन साथ में इंक्लूड क्या किया है, कृतित्व बताइए। तो आप इतना जब लिखने बैठेंगे तो 6-7 पेज तो सिर्फ व्यक्तित्व के ही हो जाएंगे, फिर 6-7 पेज के कृतित्व के लिखेंगे। समय भी देख के, कंटेंट देख के पूरा प्रश्न पेपर तैयार करना होता है। ये बात मैं आपको प्रत्येक लेक्चर में बताती हूँ कि कृपया ध्यान रखिए, सिर्फ प्रश्न देख के उत्तर नहीं देना है। कितने समय में कैसे कंटेंट होने चाहिए, कौन सी बातें न छूटनी चाहिए, इसके साथ पूरा उत्तर होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि प्रस्तावना ही इतनी लंबी लिखी होती है कि कंटेंट तो अंदर बस 1 पेज में ही समाप्त हो जाता है। तो प्रस्तावना और उपसंहार ऐसी चीज है कि आप सिर्फ आधा पेज लिखिए, प्रस्तावना 2 पेज भर के नहीं लिखने हैं। उपसंहार या सारांश जो है वो 2 पेज भर के नहीं लिखने हैं। कंटेंट होना चाहिए। अगर आपका कंटेंट मजबूत है, भले ही आपने 1.5 पेज लिखा है, लेकिन उसके अंतर्गत सारी चीजें समाहित है, तो ये बहुत बढ़िया उत्तर है। लेकिन अक्सर विद्यार्थी
ऐसा करते हैं कि सारांश पूरा पेज भर के लिखते हैं, फिर कंटेन एक पेज और उपसंहार एक पेज, तो ये रीत सही नहीं है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में जो मैंने अभी पहला प्रश्न आपको पूछा, इसका उत्तर थोड़ी ही देर में अगले लेक्चर में मैं कंटिन्यू करती हूँ। आशा करती हूँ कि प्रेमचंद के विषय में हमने जो भी आज पढ़ाई की, उनके व्यक्तित्व के, जीवन को और निर्माण को लेके ये सारी चीज़ आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो मैं आपसे विदाई लेती हूँ। धन्यवाद।